गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज से अपन अपना जो BNP चैप्टर अपन ने पढ़ा उसका अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले एक बार अपन इनके सारे जितने भी प्रोविजंस है इनका क्विक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद फिर अपन जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए BNP अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपको पता है कि BNP में काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं और ये आपके लिस्ट ऑफ प्रोविजंस है। बट अपन को कभी भी BNP इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ना चाहिए। अपन को पहले इंटरकनेक्टेड जो सेक्शंस होते हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसा कि अपन लोगों ने पढ़ा सेक्शन 28, सेक्शन क्या 28 BNP का चार्जिंग सेक्शन है। तो सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31 और सेक्शन 32, इसकी एक ग्रुपिंग कर लो। सेक्शन 32 क्या AD से लेके क्या 35E की एक ग्रुपिंग कर लो। सेक्शन 36 की क्या कर लो, एक ग्रुपिंग कर लो। इसमें 3 प्रोविजन 1 है, 3 प्रोविजन 1 है, 4 प्रोविजन 1 है, 3 प्रोविजन 1 है, 4 1 है सॉरी। उसके बाद सेक्शन 37, इसमें एक्सप्लेनेशन 1 आता है, एक्सप्लेनेशन 2 आता है। 37 क्या 2B, सेक्शन 38 2। ये सारे प्रोविजंस बच्चों अपन ने पढ़े, ध्यान है आपको। और इनके जो ओवरराइडिंग सेक्शंस होते हैं वो आता है 40 स्मॉल a, एक आता है 40 स्मॉल क्या b। बट ये वाला जो सेक्शन होता है वो डेडिकेटली फॉर्म पे एप्लीकेबल होता है। एक आता है बच्चों कौन सा 40A सबसेक्शन 2, एक आता है कौन सा 40A सबसेक्शन 3। 40A आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, अपनी मेन क्लास की कॉपी थी वो निकालते जाइए और उसमें जो मैंने लिखवाया था वो देखते जाइए, फॉलो करते रहना मेरे को। मैं एक चार्ट बनवाता था आपको ये वाला। और उसके बाद बच्चों फिर आता है कौन सा सेक्शन, कौन सा 2 आते हैं, एक 43A और एक कौन सा 43B। बट मेन सेक्शन कौन से हैं 40 स्मॉल a, 40A2, ये मेन सेक्शन है और एक ये मेन सेक्शन है। सॉरी ये वाला क्या है और ये सेक्शन क्या है, मेन है। इसके अलावा यहाँ पे 2 सेक्शन और आते हैं 40A7 और एक 40A क्या 9, ये भी आता है बच्चों। आप अपना चार्ट दे सकते हैं, आपको मैंने एक चार्ट बनवाया होगा बच्चों ऐसे। और फिर अपन लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमको कुछ अदर सेक्शंस भी पढ़ने होते हैं। कौन कौन से बच्चों 44AA, 44 क्या AB, 44 क्या AD, यहां भी मैंने एक लाइन खिंचवा दी थी। 44 क्या ADA और एक कौन सा आता है बच्चों 44AE। ध्यान है बच्चों आप लोगों को, ऑनलाइन है ना? यस सर। अच्छा, हमको कैसे पढ़ना है BNP? सबसे पहले बच्चों आपको सेक्शन 28 पढ़ना होता है। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। जितने भी हेड होते हैं वहां पे 2 चीजें होती है। पहले उस इनकम को रेस्पेक्टिव हेड में लेके जाना और फिर उस रेस्पेक्टिव हेड में क्या करना, कैलकुलेशन करना कि हमको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं और BNP की इनकम कंप्यूट करना। तो चाहे कोई सा भी हेड हो, सैलरी इनकम को रेस्पेक्टिव हेड में लेके जाना, फिर सैलरी इनकम निकालना, हाउस प्रॉपर्टी को रेस्पेक्टिव हेड में लेके जाना, उसकी इनकम निकालना। तो हर हेड का जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो उस हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है, जो आपको बताता है ये इनकम किस हेड में जाएगी।
तो सिंपल सी बात है, ये सेक्शन बहुत सिंपल सा बोलता है, अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई बिजनेस कर रहे हो तो इनकम हमेशा बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इनकम हमेशा क्या जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। बट इसके अंदर 8-9 इनकम ऐसी होती है जो ऑलवेज बीएनपी में जाएगी, ऑलवेज बीएनपी में जाएगी। तो उनमें जैसे एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या इंटरेस्ट देती है, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी सैलरी और इंटरेस्ट देती है, तो जितना फर्म को 40B में डिडक्शन अलाउड हुआ था वो इनकम पार्टनर्स की बीएनपी एड में उतनी इनकम मानी जाएगी। ऐसे ही अगर आपको अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण कोई भी बेनिफिट मिलते हैं कैश में या काइंड में, तो बताइए उस कैश या काइंड की जो वैल्यू होगी वो भी अगर आपको बिजनेस के कारण मिला है वो भी आपकी बीएनपी की इनकम मानी जाएगी। आपको पता है बच्चों, जनरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा होता है जनरली सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होता है, एक सिचुएशन को छोड़कर। लेकिन अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन की लाइफ पे जो पॉलिसी लेता है उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मैच्योरिटी अमाउंट अगर एम्प्लॉय को ही मिलता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। अगर मैच्योरिटी अमाउंट अदर देन एम्प्लॉय को मिलता है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर मैच्योरिटी अमाउंट एम्प्लॉयर को ही मिलता है तो वो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होता है। तो तीसरी इनकम ये पड़ी अपन ने। चौथी इनकम मिलेगी अगर हम मान लो हम एक्सपोर्टर और हमको किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश इंसेंटिव, सब्सिडी, तो बताओ ये इनकम भी कहाँ जाएगी, बीएनपी में जाएगी, राइट। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे होते हो और स्पेसिफाइड बिजनेस करने वाले लोग अपनी अपनी कोई भी एसेट खरीदते तो आपको पता है उनको बीएनपी में 100% डिडक्शन मिल जाता है, चाहे वो रेवेन्यू या कैपिटल हो। स्पेसिफाइड बिजनेस करने वाले लोग अगर किसी भी प्रकार की क्या कमाते हैं, कोई भी एसेट को बेच देते हैं चाहे ओरिजिनल कॉस्ट के डाउन या अप, तो भी बताओ वो 100% क्या होगा, बीएनपी में टैक्सेबल होगा। तो बच्चों मैंने आपको ये 9, 7 इस तरह के पॉइंट, 5, 4, ठीक है, 1, 2 ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए, राइट। इसके अलावा बच्चों आपको नॉन कॉम्पिटिजेंस फीस वगैरह मिलती है, तो वैसे तो ये ऑल दो कैपिटल रिसिप्ट होती है ये, लेकिन अगर आपको नॉन कॉम्पिटिजेंस फीस मिलती है या नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट आप किसी से शेयर नहीं करते तो आपको नोट शेयरिंग फीस मिलती है बच्चों, ऐसे इनकम भी कहाँ जाती है, बीएनपी में। तो बच्चों जैसे इंटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंटर लेवल पे तो एक तो पार्टनरशिप फॉर्म वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला, ठीक है, और पहला पॉइंट तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ही, और एक पार्टनरशिप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक ये की मैन वाला है, और एक ये वाला पॉइंट है। बाकी तो इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं बट मेन पॉइंट यही है जो आपको इंटर लेवल पे अगर ध्यान रखना तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने इनकम लेके चले गए। 28 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन ये बोलता है अगर आपके दो बिजनेस है, जनरल बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस, तो बच्चों आप उनके सेपरेट बुक्स बना के रखना। हालांकि स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम निकालने का तरीका भी वही होता है जो जनरल का होता है, वही इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बट हम इनको अलग अलग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको याद होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि जो स्पेकुलेशन का लॉस होता है वो केवल स्पेकुलेशन की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, जनरल का तो दोनों से हो सकता है बट स्पेकुलेशन का लॉस केवल किससे सेट ऑफ हो सकता है, स्पेकुलेशन की इनकम से ही क्या हो सकता है बच्चों, सेट ऑफ होता है। इसलिए हम दोनों का कंबाइंड पी&एल नहीं बनाएंगे, सेपरेट पी&एल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बीएनपी की इनकम निकालने के बच्चों दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। 99.99% क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने हैं, हाँ, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आपको पता है स्टार्ट कैसे होता है, प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी इनकम जो पी&एल में रॉन्गली क्रेडिट है उसको हटा दो और कोई भी एक्सपेंडिचर जो पी&एल में रॉन्गली डेबिट है वो ऐड कर लो। इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को पता है हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं करते। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सीधी इनकम लेते हैं पी&एल से और सीधे हम एक्सपेंसेस लेस करते हैं जो बीएनपी से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो बीएनपी से रिलेटेड इनकम है वो लेते हैं और बीएनपी से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो लेते हैं अपन। आप अगर मेरी कॉपी देखेंगे जब अपन ने मेन क्लास में पढ़ाया था तो दोनों मेथड पे आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवा रखा है। बच्चों मिल गया आप लोगों को वो चीज ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड तभी यूज किया जा सकता है जब आपको पी&एल नहीं दे रहा, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं दे रखा हो। अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट दे रखा है तो आपको हमेशा इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। ऐसा बच्चों 2 बार सीए के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे आपको कैश बुक दे दी गई। अब कैश बुक के अंदर कभी पी&एल तो होगा नहीं, वहां तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होंगे। उस केस में अगर आपको डायरेक्ट मेथड को यूज करना है, अदरवाइज आपको ऑलवेज इनडायरेक्ट मेथड को ही यूज करना है। हालांकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करो या इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो,
दोनों ही केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा एनीवे। ठीक है, तो बताइए कौन सी इनकम बीएनपी में जाएगी, वो सेक्शन 28 बताता है। बीएनपी की इनकम निकालने के कौन कौन से सेक्शन है, कैसे निकाल, दो मेथड इनकम निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, कोई खास बात नहीं है बच्चों। अब हम क्या बात करते हैं, हाउ टू कंप्यूट बीएनपी इनकम। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ ना बच्चों, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम में से क्या लेस कर दो बच्चों, एक्सपेंस माइनस कर दो, इससे आपकी क्या निकल जाती है, बीएनपी इनकम। अब बच्चों जैसे ओवरहेड होते हैं, सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन होता है, बच्चों यहाँ तो सब कुछ फिक्स है। जैसे आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में 30% का ट्रांजेक्शन मिलता है, वो एक्चुअल खर्चे अलाउड नहीं होते। कैपिटल गेन के अंदर भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अलावा और कुछ लेस नहीं होता है। लेकिन बीएनपी एक ऐसी इनकम होती है बच्चों जहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है, फिक्स कुछ भी नहीं है, जनरल नेचर के खर्चे बने हुए हैं। तो ये तो है प्रोविजन बेस्ड डिडक्शन, ये तो एक्सपेंडिचर वो है जो लॉ में लिखे हुए हैं कि इस खर्चे का ये ट्रीटमेंट होगा, इस खर्चे का ये ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है बच्चों, बहुत लिमिटेड है। सारे जो मेन सेक्शंस हैं, मेन जो एक्सपेंडिचर है बच्चों, सब कहाँ बता रखे हैं, जनरल में। ये कॉमन सेंस वाली बात बोल रहा है ये आपसे, ये कह रहा है कि बिजनेस की इनकम को कमाने के लिए किया गया कोई भी खर्चा आपको क्या होगा, अलाउड होगा। बट आपको बस ये प्रूव करना है कि ये खर्चा किससे रिलेटेड है, बीएनपी से रिलेटेड है। तो बताओ सेक्शन 37 एक जनरल सेक्शन है, मतलब बीएनपी के अगर मान लो हजारों खर्चे होते हैं तो 30-35 खर्चों के लिए तो क्या बच्चों क्या बना हुआ है, प्रोविजन बना हुआ है। और बाकी सबके लिए क्या है बच्चों, आपको जनरल साइंस में देखना है कि बताओ ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा। और सेक्शन 37 तो आपने सबसे पहले 28 पढ़ा, 29 पढ़ा, सीधा कहाँ हो 37। और 37 बोलता है कोई भी एक्सपेंडिचर आपको बिजनेस में अलाउड हो जाएगा अगर 5 बातें पूरी हो जाए। नंबर 1, उसके वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। अब बच्चों कई बार बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि वो पर्सनल है या क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है। बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इंटर लेवल पे तो बच्चों फिर भी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, साफ साफ पता चल जाता है। लेकिन फाइनल लेवल पे हम लोग कम से कम 150 केस लो पढ़ाते हैं इन चीज़ों पे कि ये पर्सनल है, ये कैपिटल है। तो खैर अभी ये आपकी रिवीजन क्लास इंटर की चल रही है तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताइए पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पर्सनल है या ऑफिशियल है। जैसे मान लो खाने पीने के खर्चे हैं, मैंने मान लो स्टूडेंट को कोई पार्टी दे दी तो बच्चों को लगता सर ये तो क्या है, पर्सनल है। बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई आपको अगर वो पार्टी भी अगर बिजनेस में की गई है तो बच्चों वो खर्चा भी क्या हो जाता है, आपको अलाउड हो जाता है। तो ऐसा ना समझे कि खाने पीने के खर्चे क्या होंगे, पर्सनल नहीं होंगे, पर्सनली होंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस प्लेस पे किया गया कोई भी खर्चा वो खाने पीने का ही हो बच्चों, वो क्या हो जाएगा, आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन वो बात अलग है कि जीएसटी के अंदर सेक्शन 17(5) के अंदर जो खाने पीने के खर्चे होते हैं बच्चों, उनकी आईटीसी नहीं मिलती क्योंकि जीएसटी में उनको पर्सनल माना, बट डीटी के अंदर वो पर्सनल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात है कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए बच्चों। क्यों? अगर कैपिटल नेचर का खर्चा होगा ना बच्चों तो आपको उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि डिडक्शन। हाउएवर 3-4 ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, वहाँ पे कैपिटल खर्चे भी अलाउड हो जाते हैं। बट अगर आप इन 4 बिजनेस को नहीं कर रहे हो तो बच्चों कभी भी आपको कैपिटल खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, केवल रेवेन्यू खर्चे अलाउड होते हैं। कैपिटल खर्चों पर डेप्रिसिएशन मिलता है और हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन वो बिल्कुल एक अलग है। हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन वो बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है, इसको सेपरेटली डील करेंगे, हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। बोलो बच्चों बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को ऑनलाइन? ठीक है, यहां तक की बात। तो बताओ कोई भी खर्चा जो आपके P&L में डेबिट है वो कब अलाउड होता है? पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बना हुआ, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बना होना चाहिए। तीसरी बात। चौथी बात, वो ड्यूरिंग द ईयर इंकर्ड हो गया है, इंकर्ड हो गया है मतलब ना तो वो कोई प्रोविजन होना चाहिए, ना कोई रिजर्व होना चाहिए और ना कोई वो फंड होना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग द ईयर वो इंकर्ड हो गया है, इंकर्ड। बच्चों ये बात ये भी बोलता है, ये भी बोलता है अगर आपने कोई फंड में कंट्रीब्यूशन किया वो अलाउड नहीं होता है। तो बताइए क्या बोल रहा हूं मैं, 4 बातें पूरी हो जाएगी तब जाके वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो जाएगा। नंबर 1, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो खर्चा बिजनेस के लिए क्या किया है आपने, इंकर्ड किया है, मतलब वो प्रोविजन, रिजर्व और फंड नेचर का नहीं होना चाहिए। इनके पीछे लॉजिक क्या होता है वो आपको मैं मेन क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद ये हमने पढ़ा, उसके बाद उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन ही बना होना चाहिए। तो बताओ बोलो मेरे साथ, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, 30 to 36 में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होना चाहिए,
वो कोई ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड हो जाना चाहिए, मतलब वो प्रोविजन रिजर्व फंड नहीं होना चाहिए। और एक बात, आपने वो खर्चा बिजनेस के लिए किया गया, होनली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया खर्चा है। अगर ये सारी बातें पूरी जाएगी तो बच्चों वो आपको एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। हाँ, ये सेक्शन बोलता है अगर वो होनली एंड एक्सक्लूसिवली नहीं है, पार्टली बिजनेस के लिए है, तो बच्चों प्रोपोर्शनेटली आपको क्या होगा, अलाउड होगा। फर्दर, अगर एक्सपेंडिचर ऑफेंस नेचर का है, इलीगल है, लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, सीक्रेट कमीशन, हफ्ता वसूली, डोन को पैसा देना, तो बच्चों ये सेक्शन बोलता है कि वो अलाउड नहीं होगा। तो मेरे साथ बताओ क्या क्या कंडीशन हो गई। पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, है ना। सेक्शन 32 36 में प्रोविजन नहीं होना चाहिए, वो प्रोविजन रिजर्व नेचर का नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए किया है, और वो ऑफेंस नेचर का नहीं होना चाहिए, और लास्ट सीएसआर नहीं होना चाहिए, सीएसआर। बच्चों लोगों को कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डोनेशन तो बिजनेस का खर्चा है, इससे बिजनेस का नाम होता है। नहीं बच्चों, एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है जो सीएसआर बोल लो या डोनेशन बोल लो, सीएसआर और डोनेशन के खर्चे आपको बीएनपी में अलाउड नहीं होते हैं। भले ही आपने कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण बनाया हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ते हो उसकी रिक्वायरमेंट के कारण बनाया हो, बट सीएसआर के खर्चे आपको अलाउड नहीं होते। हाउएवर, सीएसआर के खर्चों के लिए इनकम टैक्स में ऑलरेडी सेक्शन 80G, सेक्शन 80GGA, सेक्शन कौन सा 80GGB और सेक्शन कौन सा 80GGC ऑलरेडी बना हुआ है, जहां डोनेशन उन सेक्शन में अलाउड हो जाते हैं अगर आपने नोटिफाइड इंस्टीट्यूट को दिया है। बट बीएनपी में आपको डोनेशन अलाउड नहीं होते, बीएनपी में सीएसआर और डोनेशन खर्चे अलाउड नहीं होते। हाउएवर, ऐसे डोनेशन और ऐसे सीएसआर जिनके लिए मान लो 30 से 36 में कोई प्रोविजन बना हुआ है, वो अलाउड हो सकते हैं। तो ऐसे सीएसआर या डोनेशन जिनके लिए 30 से 36 में प्रोविजन बना हुआ है, वो आपको क्या हो सकते हैं बच्चों, अलाउड हो सकते हैं। अदरवाइज डोनेशन आपको अलाउड नहीं होते हैं। अब बताओ सर 32 36 में 4 है। एक तो है, जब आप ये पढ़ेंगे इसके अंदर 4 दे रखे हैं। एक तो आपने एलिजिबल प्रोजेक्ट को डोनेशन दिया है ना, दूसरा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डोनेशन दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को आपने डोनेशन दिया फॉर साइंटिफिक पर्पस, या आपने किसी इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन को डोनेशन दिया फॉर सोशल और स्टैटिकल रिसर्च, या आपने किसी इंडियन कंपनी को डोनेशन दिया जो उस पैसे का इंडिया में क्या करेगी, साइंटिफिक रिसर्च के काम में लेगी। उस केस में आपको बच्चों क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। तो बताओ क्या बोला मैंने, एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, डोनेशन या सीएसआर के खर्चे अलाउड नहीं होते, भले ही आपने कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण बनाया हो। हाउएवर, डोनेशन के खर्चे हमको इनकम टैक्स में जीटीआई में से अलाउड होते हैं, 80G, GGA, GGB और CGC, बट बीएनपी में अलाउड नहीं होते। बट फिर मैं एक बात बोलता हूं, ऐसे डोनेशन सीएसआर जिनके लिए 30 से 36 में 32 36 में बोला हुआ है, वो वाले आपको अलाउड हो जाएंगे, और वो केवल 4 के लिए बोला हुआ है, एलिजिबल प्रोजेक्ट, आरडीपी प्रोग्राम, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया। और एक और है बच्चों, अगर आपको याद होगा सेक्शन 36 में, अगर आपने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर किया हुआ है ना अमंग्स द एम्प्लॉई, तो बच्चों अदर देन कंपनी को तो वैसे भी अलाउड नहीं होते, लेकिन कंपनी को अगर रेवेन्यू खर्चा होता है तो 1 बार में अलाउड होता है, और कैपिटल वाला खर्चा होता है 5 बार में अलाउड होता है। ऐसी बात आप लोगों ने पढ़ी थी यहां तक। तो बच्चों क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अच्छा बच्चों, अगर मैं बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करता हूं, ऑफ कोर्स मेरा खर्चा अब एडवर्टाइजमेंट का है, मुझे क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ऑफ कोर्स मेरा खर्चा एडवर्टाइजमेंट का है, मुझे क्या हो जाएगा बच्चों, अलाउड हो जाएगा। हाउएवर, अगर मैंने पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन, ब्रोशर, पैम्पलेट्स में मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो ये सेक्शन साफ साफ बोल देता है वो अलाउड नहीं होगा, उसको डोनेशन मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, डोनेशन। तो उसको डोनेशन नहीं मानेंगे तो बीएनपी में वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। हाउएवर 80GGB और जेजीसी में वो आपको क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम कोई क्या देते हैं, उनकी मैगजीन में ऐड वगैरह देते हैं, तो बिजनेस में अलाउड नहीं होगा। हाउएवर जीजीबी और जीजीसी में हम इसको डोनेशन मानते हुए क्या कर लेंगे बच्चों, अलाउड कर लेंगे। बच्चों यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। तो सेक्शन 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 29 क्या है, हाउ टू कंप्यूट बीएनपी इनकम। 2 है, डायरेक्ट मेथड और कौन सा बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड। और 37 एक बार इनको छोड़ दो, ये है प्रोविजन बेस्ड डायरेक्शन, और ये है जनरल के बच्चों। कौन सा है बच्चों, जनरल। और आप लोगों को ध्यान होगा सबसे पहले अपन ने जनरल प्रोविजंस पढ़े थे, आप अपनी कॉपी निकाल के देख सकते हैं, मैंने सारी नोटिंग कराई थी। जनरल प्रोविजन देखो बच्चों, 37 30 इसमें कवर नहीं होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड हो गया हो, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, बिजनेस के लिए किया गया है, ऑफेंस नहीं होना चाहिए, सीएसआर के खर्चे नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में ऐड नहीं दिया हो, और लास्ट हमने पढ़ा था जो पार्टली ऑफिशियल हो पार्टली पर्सनल है। बोलो बच्चों यहां तक की बात सबको समझ में आ गई ऑनलाइन? ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो बच्चों 28 पढ़ा, 29 पढ़ा, फिर मैंने यहाँ पे ये वाले पढ़ लिए।
इसके अलावा बच्चों मैंने आपको यहाँ पे कुछ केस लॉ भी बताए थे, तो कुछ केस लॉ भी आपको पता होने चाहिए यहाँ पे, है ना। कुछ केस लॉ भी हमने पढ़े थे, तो आप अगर अपनी कॉपी में देखेंगे तो जैसे हमने बात की थी टैक्सेस के बारे में बात की थी बच्चों। हमारे दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अगर आपने कोई टैक्स पे किया हो, इंटरेस्ट पे किया हो इनकम टैक्स में, या आपने पेनल्टी पे की हो, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके अंदर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो बच्चों वो अलाउड हो जाता है, पेनल्टी अलाउड नहीं होती। और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपने जैसे कंपोजिशन टैक्स पे किया है जीएसटी में, वो अलाउड हो जाएगा, बट पेमेंट बेसिस पर अलाउड होगा, पेमेंट बेसिस पर अलाउड होगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में बच्चों कुछ भी अलाउड नहीं होगा, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो। और जहां लॉ नहीं होता, लॉ नहीं होता, बट हम बिना लॉ के भी कई बार हम पेनल्टी पे कर देते हैं। व्यापार में कोई मान लो हमने कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया और बिजनेस में हमारे पे कोई पेनल्टी लगा दी हमारे कस्टमर ने, सप्लायर ने, तो बताओ वो सब क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं जहां कोई लॉ नहीं हो रहा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने कुछ केस लॉ बताए थे, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू लॉस और कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस मतलब कैश चोरी हो गया, स्टॉक चोरी हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब जो हमारी करंट असेट्स के जो खर्चे होते हैं उनको हम रेवेन्यू लॉस बोलते हैं बच्चों, वो आपको क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं। बट जो आपके कैपिटल लॉस होते हैं वो आपको अलाउड नहीं होते। एक हमने ये बताया था। फिर हमने बताया था कि इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता, बट इनकम टैक्स के जो प्रोसीडिंग के खर्चे होते हैं, जैसे ऑडिट होना, आईटीआर भरने के खर्चे, वो लीगल एक्सपेंसेस बच्चों, वो आपको क्या हो जाते हैं, अलाउड होते हैं। इनकम टैक्स को चुकाने के लिए आपने लोन लिया और उस पर आपने कोई इंटरेस्ट दिया बच्चों, वो आपको अलाउड नहीं होता है। ऐसे हमने कई प्रकार के केस लो पढ़े थे जो आपकी कॉपी के अंदर नोट डाउन होगा। ओके बच्चों, चलिए अपन लोग, तो बच्चों अपन ने 28 पढ़ा, सेक्शन 29 पढ़ा, 37 पढ़ा, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, 37 2B, 30 और एक क्या पढ़े हमने, केस लो पढ़े। ओके, इंटर लेवल पे जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है, जिसको हम फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपकी इन दो पे कमांड है, इस पे कमांड है और 4 ये सेक्शनों पे कमांड है, तो बच्चों वो जो इंडिविजुअल का असेसमेंट का क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड आपकी टीडीएस चैप्टर पे, डिडक्शन चैप्टर पे और अदर सोर्स चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए बच्चों। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन सीए इंटर के अंदर आता है या सीएमए के अंदर आता है, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके अंदर सभी हेड का मिक्स क्वेश्चन बन के आता है। वहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये तो बीएनपी बहुत हार्ड है, जबकि बीएनपी कोई हार्ड नहीं है बच्चों। मेन प्रॉब्लम है कि आपका टीडीएस आपने ढंग से नहीं पढ़ा, आपने डायरेक्शन ढंग से नहीं पढ़ा, अदर सोर्स ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अदरवाइज अगर आपको ये 2 और ये 5 और ये 4 सेक्शनों की अगर नॉलेज है तो आप बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। अपन ने क्लासेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे, जो आपको पता है। यहाँ पे यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चों? बोलिए बच्चों, एनी डाउट? नो सर। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। अब ये अभी प्रोविजन बेस्ड एक्सपेंडिचर हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम आ रहे हैं इनके ऊपर। बच्चों ये क्या बोल रहा है कि मान लो किसी पेमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। अब ये चैप्टर के लिए आपको टीडीएस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पेमेंट पे क्या करता है बच्चों, टीडीएस कटता है। अगर आपको यही नहीं पता तो बच्चों फिर आपके लिए सेक्शन पढ़ना यूजलेस हो जाएगा। तो अब आपको इसको पढ़ने के लिए पहले टीडीएस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि कई टीचर्स बीएनपी से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को टीडीएस पढ़ाते ही नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आता बिना टीडीएस पढ़े आप बीएनपी कैसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों, क्योंकि ये पूरा सेक्शन किस पे डिपेंड है, टीडीएस पे डिपेंड है। यहाँ पे समझ गए? तो 40 स्मॉल क्या बोलता है, अगर टीडीएस चैप्टर के हिसाब से टीडीएस कटना चाहिए था, अगर टीडीएस चैप्टर के हिसाब से टीडीएस कटना चाहिए था और आपने टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा नहीं कराया। बच्चों वैसे तो हमको, जैसे हम टीडीएस कब काटते हैं, अगर हमने किसी को पेमेंट किया, ड्यू या रिसीव ड्यू या पेमेंट किया, उसका अकाउंट क्रेडिट किया, दोनों में से जो अर्लियर हो, और आपको जब भी टीडीएस काटते हो उसको अगले महीने की 7 तारीख को जमा कराना होता है, और जो मार्च का टीडीएस होता है वो 30 अप्रैल तक जमा कराना होता है एज पर टीडीएस चैप्टर। अगर आप इन चीज़ों का वॉयलेशन करते हो तो आप पे सेक्शन 201 का क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। बट बीएनपी में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी चीज पे टीडीएस कटना था और आपने मार्च एंड तक काट लिया और रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक जमा करा दिया, मार्च एंड तक काट लिया और रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक जमा करा दिया, जब तो हम आपको एक्सपेंडिचर सेम ईयर में अलाउड कर देंगे जिस ईयर से वो रिलेटेड था। लेकिन अगर आपने मार्च एंड तक नहीं काटा, भले ही रिटर्न भरने की डेट तक जमा करा दिया या मार्च एंड तक काट लिया पर रिटर्न भरने की डेट के बाद जमा कराया,
तो इन केस ऑफ पेमेंट टू एनआरआई हम आपका 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कर देंगे, और इन केस ऑफ पेमेंट टू रेजिडेंट हम आपका 30% एक्सपेंडिचर क्या करेंगे बच्चों, डिसअलाउड करेंगे। कितना परसेंट? 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें एक प्रोविजो आया, एक अमेंडमेंट आया, अगर जो रेजिडेंट है, मतलब जो जिसका पेई है, या पेई चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आज से 3 साल पहले केवल रेजिडेंट होता था, अभी रिसेंट में अमेंडमेंट आया है कि पेई चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, जिस इनकम पर टीडीएस कटना था, पेई अगर पेई ने उस इनकम को क्या अपने आईटीआर में दिखा दी, उसको उस पे जो टैक्स बनता है वो पे कर दिया, तो जिस तारीख को पेई ने पे किया ऐसा माना जाएगा पेई ने नहीं, पेयर ने पे किया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पेयर को क्या हो जाएगा, जिसको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, जैसे मान लो मार्च एंड तक टीडीएस नहीं काटा और रिटर्न भरने की डेट तक जमा नहीं कराया तो खर्चा अलाउड नहीं होता, लेकिन जब फ्यूचर में आप कर दोगे तो जितना डिसअलाउड हुआ था वो फ्यूचर में आपको क्या हो जाएगा बच्चों, जिस ईयर भी आपने पे किया उस ईयर क्या हो जाएगा, वो अलाउड हो जाएगा। इसमें एक पेमेंट पॉइंट और था, अगर आपने सैलरी का पेमेंट किया रेजिडेंट को इंडिया के बाहर या एनआरआई को इंडिया के बाहर, और आपने अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं कराया या टीडीएस नहीं काटा टाइमली, या टाइमली जमा नहीं कराया, टाइमली नहीं काटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नाउ देन नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नॉट नाउ देन नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अलाउड ही नहीं होगा। बाकी जो और टीडीएस होते हैं वो तो आपको फ्यूचर में भी अलाउड हो जाते हैं, बट यहाँ पे अगर आपने सैलरी का मैटर है, एनआरआई को इंडिया में दिया, इंडिया के बाहर दी है, या रेजिडेंट को आपने इंडिया के बाहर दी है, तो बताओ, और आपने टीडीएस टाइमली नहीं काटा या टाइमली जमा नहीं कराया, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, वो अलाउड नहीं होगा। इसी तरह से नॉन मॉनेटरी जो परक्यूजिस होती है, अगर उस पर टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देता है, वो खर्चा सैलरी हेड में तो एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानी जाती, वो एग्जेम्प्ट होती है, और बीएनपी हेड के अंदर यहाँ पे वो अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन किसी भी खर्चों का पेमेंट रिलेटिव को करते हो, स्पेसिफाइड पर्सन को करते हो, ये ध्यान रखना बच्चों, ये सेक्शन किसी पर्टिकुलर खर्चों पे नहीं है, ये इंटायर खर्चों पे होता है। अगर आप किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को करते हो, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को करते हो मार्केट वैल्यू से ज्यादा, तो जितना अनरीजनेबल है इन कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, वो आपको बच्चों अलाउड नहीं होगा, इन कंपेयर टू द क्या, मार्केट वैल्यू। बच्चों ये ध्यान रखना आप इस केस में। उसके अलावा अगर आपने इन किसी भी खर्चों का पेमेंट सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आजकल गूगल पे वगैरह के अलावा किया, तो बच्चों 10,000 से ज्यादा का किया तो इंटायर एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो अगर एग्जामिनर बोल दे कि आपने सेल्फ चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक या कैश में पेमेंट किया सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा, तो इंटायर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअलाउड हो जाएगा। तो अगर आपको कैश में पेमेंट, अगर आपको 10,000 से ज्यादा का पेमेंट ही करना है तो ये 4 मोड के अलावा करो, चाहे आप पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, अकाउंट से कर दो, ईसीएस पे ही कर दो, बट कैश में मत करना, बियरर चेक मत करना, क्रॉस चेक मत करना और सेल्फ चेक से मत देना। ये बात ये बोलता है 48.3 ये बोलता है कि जैसे मान लो कोई एक्सपेंडिचर आपने 1920 में ड्यू बेसिस पर अलाउड हो गया और 2021 में आपने उसका कैश में पेमेंट कर दिया, तो हम 1920 की फाइल को नहीं छेड़ेंगे, 2021 के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, इनकम बना देंगे। तो ये और सेक्शन में क्या फर्क है, सेम ईयर में खर्चा बुक किया और सेम ईयर में आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तब तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा। खर्चा बुक किया हमने 1920 में, कैश पेमेंट कर रहे हैं 21-22 में, तो 1920 में तो एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा, लेकिन 21-22 के अंदर वो आपकी बीएनपी की इनकम मानी जाएगी। हाउएवर ट्रांसपोर्टर को, अगर गुड्स को, ट्रांसपोर्टर ऑफ पैसेंजर नहीं, ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स को अगर आप पेमेंट करते हो तो बच्चों लिमिट क्या होगी, 10 की जगह 35,000 अप्लाई होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये फर्स्ट प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नोटिफाइड पेमेंट्स है, कुछ नोटिफाइड पेमेंट्स है जहां पे अगर आपने कैश में कितने भी पेमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए का पेमेंट कर दिया, तब भी बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ नोटिफाइड केस होते हैं जहां पे आपने कितना भी पेमेंट कैश में कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ध्यान है बच्चों आपको। तो हमने एक 40 स्मॉल ए देखा, उसके बाद अपन ने बच्चों ये 40A2 देखा, ये 40A3 सिंगल डे वाली बात, फिर अपन ने 40A3 पढ़ा। और बच्चों दीज आर द सिचुएशन, आपको याद होनी चाहिए, जहां पे आपने सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अगर कैश में पेमेंट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपन ने आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी को पेमेंट किया, जैसे इंटरेस्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्या है कि हमको कैश में पेमेंट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बैंक के ये मोड होते हैं, ये वाले मोड, तो ये अपने लॉ में तो लिखा हुआ अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट, अगर आपने इन मोड से भी पेमेंट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी से पैसा लेना और उसको देना भी है तो आपने किताबों में एंट्री कर दी, एक्चुअल कैश का मूवमेंट नहीं हुआ तो भी बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये जो फ्रेश आइटम्स होते हैं, अगर ये डायरेक्ट आपने प्रोड्यूसर या फार्मर से खरीदा, डायरेक्ट प्रोड्यूसर फार्मर या मैन्युफैक्चरर को खरीदा और उनको आप पेमेंट कर रहे हो इन फ्रेश आइटम्स का, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी ऐसे विलेज या टाउन में पेमेंट कर रहे हो जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप वैसे सैलरी का पेमेंट भी कैश में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेमेंट कर रहे हो तो लिमिट 50,000 की अप्लाई होगी, 50,000 तक के कैश पेमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइज डीलर से अगर आप कोई मनी चेंज करवा रहे हो तो बताइए उसके लिए तो वो सेल परचेज हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ये पहले प्रोसेस था कि अगर आप बैंक हॉलीडे या इस दिन बैंक हॉलीडे वाले दिन पेमेंट कर रहे हो तो बच्चों हम क्या बोलते थे कि ना खर्चा अलाउड हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अमेंडमेंट आ चुका है, अगर आपने हॉलीडे वाले दिन वाले भी कैश में पेमेंट कर दिया 10,000 से ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे टेम्पररी ट्रांसफर हो गया 15 दिन या उससे ज़्यादा, और जिस प्लेस पे ट्रांसफर हुआ वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नहीं है, या आपका शिप पे ट्रांसफर हो गया वहाँ बैंक अकाउंट नहीं है और आपकी सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है उस पर TDS काट लिया गया है, तो फिर आप कितना भी कैश में पेमेंट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर द एक्सेप्शन बच्चों, ये एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे कैश में पेमेंट कर दो करोड़ों रुपए का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपने कैपिटल खर्चों का कैश में पेमेंट कर दिया, जैसे बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का 10,000 से ज़्यादा का कैश में पेमेंट कर दिया, तो जो कैपिटल खर्चे तो वैसे डिसअलाउड होते हैं तो इसलिए 48(3) लग नहीं पा रहा। बट जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 43(1) पढ़ेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब पढ़ेंगे, तो अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी का कैश में, मतलब कोई भी कैपिटल सेट का कैश में पेमेंट कर देते हैं वही सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज़्यादा, उस केस के अंदर बच्चों वो जो असेट्स थी वो ब्लॉक ऑफ असेट में तो जाएगी पर उसकी कॉस्ट क्या लेंगे, हम नील लेंगे, इसका मतलब उस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऐसी बात यहां नहीं लिखी हुई बच्चों, ये बात अपन ने जब अपन डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे एक्चुअल कॉस्ट का मतलब पढ़ेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सेक्शन 43(1) में बता रखा है, वहां ये वाली बात लिखी हुई है। ओके बच्चों, तो मैंने बताओ आपको कौन से सेक्शन बता दिया सर? आपने 40 स्मॉल ए बता दिया, 40A2 बता दिया, 40A3 बता दिया, 3A बता दिया, फर्स्ट प्रोविजो बता दिया और क्या बता दिया, सेकंड प्रोविजो बता दिया। और ये भी बता दिया कि इनकम टैक्स में अगर आपने कोई भी क्या फंड बनाया है ना, या रिजर्व बनाया है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दिया है बच्चों, वो अलाउड नहीं होगा। ये बात ये वाला बोलता है बच्चों। 48(7) बोलता है कि ग्रेच्युटी जो होती है ना वो तभी अलाउड होती है जब आपने क्या कर दिया हो, एक तो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड होना चाहिए और आपने रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक पहले पैसा जमा करा दिया, मतलब प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड नहीं होता। लेकिन अगर आपने ऐसी ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया जो ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया है, इंकर्ड हो गया, मतलब लायबिलिटी इंकर्ड हो चुकी है, उस केस में आपको प्रोविजन क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अदरवाइज ग्रेच्युटी का प्रोविजन अलाउड नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया। 43 भी क्या बोलता है बच्चों, हम किताबें दो तरीके से मेंटेन करते हैं, एक कैश बेसिस पे और एक ड्यू बेसिस पे। अगर आप कैश बेसिस पे बुक्स को मेंटेन करते हो तो एक्सपेंडिचर तभी अलाउड होता है जब आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया हो। इस बात कैश बेसिस पे जब हम बुक्स को मेंटेन करते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो एक्सपेंडिचर पुराने सालों का है, करंट ईयर का है या फ्यूचर का है, हमने एडवांस में पे कर दिया तो भी बच्चों आपको क्या हो जाता है, अलाउड हो जाता है। लेकिन जब आप किताबें ड्यू बेसिस पे मेंटेन करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर करंट ईयर से रिलेटेड है वही आपको अलाउड होता है। इसका मतलब प्रायर पीरियड के जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउड नहीं होते, और अगर आपने एडवांस में पे कर दिया वो भी आपको अलाउड नहीं होते। जो करंट ईयर का खर्चा था वही आपको अलाउड होता है अगर आप किताबें ड्यू बेसिस पे रखते हैं। तो अगर आप किताबें ड्यू बेसिस पे रखते हैं तो करंट ईयर की जो आपकी लायबिलिटी इंकर्ड हो गई है वो आपको अलाउड हो जाएगी, चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। लेकिन सेक्शन 43 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, जो ये बताता है कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 इसमें एक और जुड़ा है NBFC, अगर इनका पेमेंट करते हो, आप किताबें रखते हो ड्यू बेसिस पे और इन खर्चों का अगर आप पेमेंट करते हो और आपने रिटर्न भरने की डेट तक पेमेंट नहीं किया ना, तो जिस ईयर से रिलेटेड वो खर्चा था उस ईयर आपको अलाउड नहीं होगा। हाउएवर उस ईयर अलाउड हो जाएगा जिस ईयर आपने क्या किया बच्चों, पेमेंट किया। इसके अंदर वो कौन कौन से खर्चे हैं एक तो है बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय नॉट सैलरी, लीव इनकैशमेंट पेबल टू एम्प्लॉय, और तीसरा आरपीएफ में वो क्या, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या ग्रेच्युटी फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, ये तीनों आपको तभी अलाउड होंगे या तो आपने इसका पेमेंट करंट ईयर में ही कर दिया हो या रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक कर दिया हो। अगर नहीं किया तो अभी अलाउड नहीं होगा, फिर फ्यूचर में अलाउड होगा। इसी तरह से इनकम टैक्स तो आपको अलाउड होता ही नहीं है,
अगर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स है जो बीएनपी में आपको क्या हो रहा है, अलाउड हो रहा है, तो वो आपको तभी अलाउड होगा जब आपने रिटर्न भरने की डेट से पहले उसका क्या कर दिया हो, पेमेंट कर दिया हो। अगर आपने इन 3 संस्थाओं से लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट दिया है, ये इंटरेस्ट तभी अलाउड होगा जब आपने रिटर्न भरने की डेट से पहले क्या कर दिया, पेमेंट, भले ही आप किताबें अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करते हो। तो बच्चों अगर 43 भी नहीं होता तो बच्चों आपको ड्यू बेसिस पे एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाते, बट ये वाले जो एक्सपेंडिचर, नोटिफाइड एक्सपेंडिचर जो 43 बी में बता रखे हैं, वो तभी अलाउड होंगे जब आपने रिटर्न भरने की डेट तक उनका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया हो। रिटर्न भरने की 2 ड्यू डेट्स होती है, आपको पता है 31 जुलाई, और जिनकी ऑडिट नहीं होती 31 अक्टूबर होती है। एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि ऑडिट हो रही नहीं हो रही, ये आपको जज करना है। और ऑडिट हो रही नहीं हो रही वो सेक्शन 44A भी आपको बताता है। अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा तो ऑडिट होगी, अगर आप नॉन प्रोफेशनल हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा तो ऑडिट होती है। हाउएवर अगर आपकी टोटल सेल, अगर आपकी कैश सेल टोटल सेल के 5% से ज्यादा नहीं है, या आपके कैश एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर के 5% से ज्यादा नहीं है, तो बच्चों ऑडिट तब होती है जब टर्नओवर 10 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो। अदरवाइज ऑडिट 1 करोड़ वाली बात यहां पे आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे खर्चे थे, कौन कौन से थे। एक तो 43 में हमने क्या बताया, एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन देना, आरपीएफ और ग्रेच्युटी फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और लीव इनकैशमेंट पेमेंट टू एम्प्लॉय। और एक क्या था, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स पे टू गवर्नमेंट, इन 3 संस्थाओं को इंटरेस्ट देना, और एक कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल बैंक को भी अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो बच्चों उस पर भी सेक्शन कौन सा लगता है, 43B। और एक है, अगर आप रेलवे को पेमेंट कर रहे हो फॉर यूजिंग द देयर एसेट्स, और आपने रेलवे को अगर पेमेंट नहीं किया तो उस पर भी क्या लगता है बच्चों, 43B। और आजकल कुछ बिग एनबीएफसी है, तो अगर आप बिग एनबीएफसी को इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली नहीं करते हो तो बच्चों उन पे भी क्या लगता है, 43B लगता है। ये ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, 43B केवल ये नोटिफाइड खर्चों पे लगता है। इसके अलावा अगर कोई भी खर्चा होगा, चाहे भले ही आपने पेमेंट नहीं किया और लाइबिलिटी इनकर्ड होगी, आपको अलाउड हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, वो लिखेगा क्वेश्चन में ऑडिट फीस पेबल, और नीचे लिखेगा रिटर्न भरने की डेट तक पे नहीं किया। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, उसका नाम 43B में आया हो नहीं है, वो आपको 100% क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो बच्चों पहले हमको क्या देखना होता है, कोई खर्चा जर्नल के हिसाब से अलाउड हो गया, फिर उनको ये सेक्शंस क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। तो आप जब भी पढ़ते हो तो पहले ये पढ़ो, फिर ओवरराइडिंग सेक्शन पढ़ो, उसके बाद, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ओवरराइडिंग सेक्शन नहीं आएंगे ना तो फिर आपको बीएनपी में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बच्चों मैंने आज आपको ये बताया, ये बताया और ये बताया। अब कल अपन क्या करेंगे, जो बैलेंस बच गया कौन सा, 30, 31, ये जो स्पेसिफाइड खर्चे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर अपन 44AA, AB, 44AD इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है। ये जो रिवीजन, क्विक रिवीजन वीडियो है, ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे। तो आपको जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो ये ऐसी चीज़ें अब आपको वहीं मिलेगी। समझ गए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।